हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म या फिर मल्टीप्लायर। देखो एक्चुअली में मल्टीप्लायर और एक्सचेंजर दो अलग अलग चीज़ होती हैं, लेकिन अभी के लिए आप लोग मान के चलो कि मैकेनिज्म ही मल्टीप्लायर है। ठीक है, क्या मतलब है? काउंटर का मतलब होता है अपोजिट और करंट का मतलब होता है फ्लो। यानी कि यहाँ पर जो फ्लूइड है वो दो अपोजिटली वे में फ्लो कर रहा है। कैसे ये चीज़ है इसको हम लोग आगे समझेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया है काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उस यूरिन को कंसंट्रेट किया जाए। कंसंट्रेट मतलब उसमें वाटर का अमाउंट को डिक्रीज किया जाए ताकि सॉल्यूट का पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो पाए यूरिन में। अब एक फैक्ट है, देखो कि ह्यूमन के अंदर जो यूरिन है वो लगभग 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इनिशियली जो यूरिन फ्लो फॉर्मेशन होता है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा वो कंसंट्रेट हो जाता है इस मैकेनिज्म के दौरान। देखो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑस्मोलैरिटी और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, दोनों क्या चीज़ है, क्योंकि इसको हम लोग बार बार आगे समझेंगे। ये वर्ड हमारे कॉन्सेप्ट में बार बार आएगा, इसलिए हम लोग अभी समझ लेते हैं। ऑस्मोलैरिटी मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। अब देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, एक ए है और एक बी कंटेनर है। दो में सेम अमाउंट में मतलब सेम लेवल सेम वॉल्यूम का फ्लूइड भरा हुआ है। एक में देखो सॉल्यूट का पार्टिकल्स कम है और एक में सॉल्यूट का पार्टिकल्स ज़्यादा है। यानी कि ऑस्मोलैरिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा? जहाँ पर सॉल्यूट का पार्टिकल ज़्यादा होगा। तो सेम फ्लूइड में बी के पास सॉल्यूट का पार्टिकल ज़्यादा है, इसलिए बी का ऑस्मोलैरिटी क्या है? ज़्यादा है, और ए का ऑस्मोलैरिटी क्या है? कम है। अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, तो देखो यहाँ पर ए का ऑस्मोलैरिटी कम है और बी का ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा? फ्लूइड का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? वहाँ पर सॉल्वेंट जाएगा जहाँ पर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट, और यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट कम है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट यानी कि वाटर जो है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, और कब तक फ्लो करेगा? जब फ्लो करेगा तो वाटर का लेवल अप हो जाएगा ना, और ये काम तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, यानी दोनों जगह ऑस्मोलैरिटी सेम ना हो जाए, तब तक यहाँ पर फ्लो होगा फ्लूइड का। ये जो फ्लो हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। अब देखो इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं अपने किडनी में, कैसे होता है इसको समझो। हमारे जो ब्लड का प्लाज्मा का जो ऑस्मोलैरिटी होता है नेचुरली वो होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर का ऑस्मोलैरिटी कितना होता है? 300 होता है। अब देखो यहाँ पर ये किडनी है, ये नेफ्रॉन है, ये हो गया हमारा एफरेंट आर्टरी, ये हो गया हमारा इफरेंट आर्टरी। तो एफरेंट आर्टरी एक टफ कैपिलरी बना रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होकर के बोमेन्स कैप्सूल में प्लाज्मा या फिर फिल्ट्रेट आ रहा है। अब देखो पूरा का पूरा प्लाज्मा जो है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाता है, इसलिए जितना ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा का होता है उतना ही ऑस्मोलैरिटी इस फिल्ट्रेट का होता है। कहाँ पर? बोमेन्स कैप्सूल में। तो देखो जो हमारे प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी था वही ऑस्मोलैरिटी बोमेन्स कैप्सूल में भी है 300। पीसीटी में जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम ऑस्मोलैरिटी है 300। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब क्योंकि प्लाज्मा का ऑस्मोलैरिटी इसके जगह सेम हो गया है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आइसो ऑस्मोटिक बोलते हैं। यहाँ पर भी 300 है तो पीसीटी भी क्या होगा? आइसो ऑस्मोटिक होगा। आइसो ऑस्मोटिक विथ व्हाट? आइसो ऑस्मोटिक विथ प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। अब देखो ये क्या है? हमारा लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले का देखो कुछ पार्ट जो है वो आउटर कॉर्टेक्स में है, कुछ पार्ट जो है वो मेडुला में है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेडुला है, कॉर्टिकल मेडुला है या फिर जक्स्ट्रा मेडुलरी मेडुला है, दोनों में अंतर होता है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो पॉइंट लिखा हुआ है वाटर फॉलोज सॉल्ट, यानी कि वाटर सॉल्ट को फॉलो करेगा। सॉल्ट यानी कि सॉल्यूट, यानी पहले क्या आएगा? सॉल्ट आएगा, बाद में वाटर उसको फॉलो करेगा। देखो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सॉल्यूट का पार्टिकल्स बाहर निकलेगा। सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट का पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकलेगा। यानी कि अब सोचो कि एक सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घट रहा है,
इसके अंदर जो सॉल्यूशन है यहाँ पर सॉल्यूट का मात्रा कम हो रहा है। तो जब सॉल्यूट का पार्टिकल्स कम होगा तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो सॉल्यूट का ऑस्मोलैरिटी घटेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि ऑस्मोलैरिटी 1200 लिखा हुआ है, ये क्या है मैं भी बताता हूँ। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूट बाहर निकलेगा, सॉल्यूट बाहर निकलेगा तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होते जाएगा। जैसे देखो यहाँ 1200 से 1000 हो गया, 1000 से 800 हो गया, 800 से 400 हो गया। अब देखो क्योंकि वाटर जो है वो सॉल्ट को फॉलो करता है, तो जैसे ही यहाँ सॉल्ट निकलेगा तो सॉल्ट के निकलने की वजह से क्या होगा, सोचो, हाइपरटोनिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है। हाइपरटोनिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम का मतलब क्या हो गया कि इस नेफ्रॉन के अलावा मेडुला में जो भी पार्ट बचा हुआ है जहाँ पर नेफ्रॉन का पार्टिकल्स नहीं है उस जगह को हम लोग बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। और मेडुलरी इंटरस्टिशियम को हाइपरटोनिक मेंटेन करना है। हाइपरटोनिक क्यों मेंटेन करना है, ताकि ये चीज़ का फ्लो कंटिन्यूसली होता रहे। अब देखो जैसे ही यहाँ से सोडियम बाहर निकलेगा या सॉल्ट बाहर निकलेगा तो मेडुला का ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगा, तो मेडुला क्या बन जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा। अब मेडुला का हाइपरटोनिक बनने के वजह से अब इसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए क्या होगा, यहाँ से वाटर भी रिलीज हो जाएगा ताकि इसका हाइपरटोनिसिटी को डिक्रीज किया जा सके। सॉल्ट यहाँ पर हाइपरटोनिक बना रहा है और वाटर यहाँ से रिलीज होकर के उस हाइपरटोनिसिटी को डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, सॉल्ट यहाँ से निकलते रहेगा और उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वाटर यहाँ से रिलीज होता रहेगा। तो देखो अब इस तरह से समझो, पीसीटी से आगे बढ़े तो यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है, यानी इस सॉल्यूशन में वाटर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि सॉल्यूट का पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है। सॉल्यूट इंक्रीज होगा तो ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी हो गया 400, यहाँ हो गया 800, यहाँ हो गया 1000, यहाँ हो गया 1200। फिर अब यहाँ से क्या होगा, सॉल्ट निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा तो वापस से ऑस्मोलैरिटी जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ था फिर से ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पर देखो 1000 हो गया, फिर यहाँ 800 हो गया, फिर यहाँ 400 हो गया। अभी देखो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये हो गया हमारा अर्लियर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये हो गया लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अर्लियर डीसीटी में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि सॉल्यूट तो रिलीज हो गया, तो ये सॉल्यूशन कैसा बन गया, हाइपोटोनिक बन गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया है। अब यहाँ से क्या रिलीज होता है, यहाँ से रिलीज होगा सोडियम आयन, यहाँ से रिलीज होगा क्लोरीन आयन। अब सोडियम और क्लोरीन तो रिलीज हो गया, लेकिन जब तक यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक ये चीज़ कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, डाइल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पर पानी का अमाउंट ज़्यादा है। तो अब बिना पानी के रीएब्जॉर्ब हुए ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू चला जाएगा और जो यूरिन का वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कीप सॉल्ट रिमूव आउट। यहाँ से सॉल्ट बाहर निकलते रहेगा ताकि इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज किया जाए, जिसके वजह से क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर डिफ्यूज आउटसाइड, पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए यहाँ से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो वाटर यहाँ से निकल गया, सॉल्यूट यहाँ से निकल गया, यहाँ पर जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड है। अब यहाँ से पानी को फिर से निकालना पड़ेगा। पानी कैसे निकलेगा, अब पानी निकालने के लिए एडीएच हार्मोन चाहिए, क्योंकि बिना एडीएच के यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला, इसलिए यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए एडीएच चाहिए। चलो इसी चीज़ को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं एक अगले डायग्राम में। चलो अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, विदाउट एडीएच नो वाटर रीएब्जॉर्ब इन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। बिना एडीएच के डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो देखो क्या होता है, फॉर यूरिन कॉन्सेंट्रेशन, एक बात ध्यान रखना, यूरिन कॉन्सेंट्रेट होने के लिए ये दो चीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है, एक तो हाइपरटोनिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम और दूसरा एडीएच, ताकि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराया जा सके। अब देखो ये हाइपरटोनिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम कैसे मेंटेन होता है, दो कारण इसका, एक तो कारण था सॉल्ट का रीएब्जॉर्ब होना, यानी कि सॉल्ट का यहाँ से रिलीज होना,
और दूसरा कारण है यूरिया का। यूरिया कहाँ पर है ये भी समझेंगे हम लोग। तो देखो क्या होता है कि यहाँ से जब वाटर रिलीज हुआ और यहाँ से जब सॉल्यूट रिलीज हुआ, तो सॉल्यूट जैसे रिलीज होता है तो वो इंटरस्टिशियम का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना देता है, फिर उसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ दिख पहले रहा है वाटर निकलता हुआ, लेकिन पहले रिलीज क्या होता है, सॉल्ट, और वाटर क्या करता है, उसको फॉलो करता है। अब देखो अर्ली डीसीटी में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, जिसके वजह से यहाँ पर और डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया, यानी और इसमें ज़्यादा पानी प्रेजेंट है। अब उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, जो कि लेट डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में रिलीज होगा। कैसे निकलेगा वो, एडीएच के प्रेजेंस में, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसके प्रेजेंस में लेट डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। फिर यही कलेक्टिंग डक्ट मेडुला में होते हुए फिर आगे जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि जब यहाँ पर वो मेडुला में पहुँचता है तो यहाँ पर यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि यूरिया प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो मेडुला के पार्ट में है, वहाँ से यूरिया ट्रांसपोर्टर होता है। यहाँ पर यूरिया ट्रांसपोर्टर होता है जो यूरिया को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले आता है, इंटरस्टिशियम में ला देता है, और फिर इंटरस्टिशियम में कहाँ से चला जाता है, ये फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वापस से चला जाता है। तो देखो यूरिया ट्रांसपोर्ट होके कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियम में, जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो गया। जो मैंने यहाँ पर लिखा ना, यूरिया की वजह से कैसे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुआ, ऐसे वो इंक्रीज हुआ, और वापस से फिर वो कहाँ चला जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिर से यूरिया फिर से चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना, कहीं कहीं पे यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले भी किसी किसी बुक्स में दिया है, लेकिन होता क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में ये जाता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कॉर्टिको मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी में चेंज को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। अब क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रेडियंट जो है वो पहले कॉर्टेक्स में हुआ फिर मेडुला में हुआ, तो कॉर्टेक्स और मेडुला के थ्रू ये ऑस्मोलैरिटी का चेंज आ रहा है, जिसके चलते हम लोग बोलते हैं इसको कॉर्टिको मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है। अब देखो ये वासा रेक्टा क्या है, जो यहाँ से ये देखो ये हो गया एफरेंट आर्टरी और ये हो गया इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी जब यहाँ से रिलीज होता है तो इफरेंट आर्टरी रिलीज होकर के क्या बनाता है, इफरेंट आर्टरी रिलीज होकर के पेरीटिब्युलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है। काफ़ी पतला पतला कैपिलरी में बन जाता है, जिसको हम लोग पेरीटिब्युलर कैपिलरी बोलते हैं। उसी में से एक कैपिलरी होता है जिसको हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं। तो वासा रेक्टा कोई अलग से नहीं आया है, यही इफरेंट आर्टरी से जो पेरीटिब्युलर कैपिलरी बना है वही वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करता है। वासा रेक्टा क्या होता है, एक यू शेप का कैपिलरी होता है जो कि लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब देखो ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले और ये हो गया वासा रेक्टा। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अपोजिट फ्लो करना, यहाँ पर हर एक चीज़ अपोजिट फ्लो कर रहा है। देखो यहाँ पर फ्लूइड नीचे आ रहा है तो यहाँ पर फ्लूइड ऊपर जा रहा है, ये अपोजिट रन करता है। अपोजिट कहने का मतलब जो ये लूप ऑफ हेनले में इस तरह से ब्लड जाएगा, फिल्ट्रेट जाएगा, तो वासा रेक्टा में इस तरह से कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो करेगा अपोजिटली, इसलिए इसको हम लोग काउंटर करंट बोलते हैं। देखो यहाँ से जो सॉल्ट का पार्टिकल निकला है, जो सॉल्यूट का पार्टिकल निकला है, वो कहाँ चला जाएगा, इसी वासा रेक्टा में चला जाएगा, क्योंकि वासा रेक्टा जो है वो परमिएबल होता है सॉल्ट के भी और वाटर के भी। तो वासा रेक्टा में ये सॉल्ट चला जाएगा और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके इसके अंदर भी। और यहाँ से जो वाटर रिलीज हुआ वो फिर से कहाँ चला जाएगा, इसी वासा रेक्टा में चला जाएगा और यहाँ से सॉल्ट रिलीज हो जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। और इक्विलिब्रियम के साथ साथ क्योंकि हमें हाइपरटोनिक मेडुलरी इंटरस्टिशियम भी मेंटेन करना है, जिसके चलते यहाँ से सॉल्ट फिर से रिलीज हो जाता है। तो समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था। तो इस तरह से यहाँ से जो अर्ली डीसीटी में जो काफ़ी डाइल्यूट फिल्ट्रेट यहाँ प्रेजेंट था, डाइल्यूट यूरिन प्रेजेंट था, एडीएच के प्रेजेंस में ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया, एडीएच के प्रेजेंस में कलेक्टिंग डक्ट से और लेट डीसीटी से। तो यहाँ से जो हमारा यूरिन बन करके निकला है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म था यूरिन कॉन्सेंट्रेशन का। मैंने इसको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को। तो मैंने काफ़ी आसान में इसको कंप्लीट से समझाने का कोशिश किया है, आप इसको देखना और कोई भी डाउट रह जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।